इसमें विजिटर्स टू इंडिया बिटवीन 1400 टू 1800 इन सेंट्रल एंड वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया जो लोग आए थे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन द 3 ट्रैवलर्स विच वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर, ये कौन कौन से 3 ट्रैवलर्स हैं एक बार मैं रिपीट करती हूँ, एल बेरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांसुआ बर्नियर। उसके अलावा और जो ट्रैवलर्स आए थे उनके बारे में ज़रा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे। बिटवीन 1400 टू 1800 फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। और ये लोग क्या ये माना जाता है कि दीज राइटर्स हु फॉलोड एल बेरूनी एंड इब्न बतूता एंड सॉ इंडिया एज लैंड ऑफ वंडर्स। इंडिया में जो भी आता था वो इंडिया की तरक्की, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, उसकी संपत्ति, उसकी खुशहाली देखकर खुश हो जाता था और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने लिखी। 1440 में साउथ इंडिया, विजयनगर एम्पायर जब पीक पे था, जब बिल्कुल अपने सबसे अच्छे पॉइंट पे था, तब अब्दुल रज़ाक समरकंदी नाम के ट्रैवलर आए थे। फिर आए 1620 में मुग़लों के समय में आए महमूद वाली बल्खी या महमूद वली बल्खी कह सकते हैं हम इनको। वो काफ़ी इंडिया में वाइडली घूमे, काफ़ी ही ट्रैवल्ड वाइडली, और बाद में लास्ट में जाके वो सन्यासी बन गए और एंड ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड विद इंडिया। और तीसरे जो थे वो 1740 में, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, मच आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब डाइड इन 1707। मुग़ल डायनेस्टी थी लेकिन बहुत वीक थी इस समय 1740 में। तब आए थे शेख अली हाजिन, लेकिन उस समय तब तक इंडिया में डायनेस्टिक रूल ऑलमोस्ट जो मुग़ल एम्पायर ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे था, तो इस वजह से दिस मैन वॉज वेरी डिसगस्टेड, डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। काफ़ी दुखी थे, उनको ये भी लगता था कि मैं जाऊंगा तो मुझे रेड कारपेट वेलकम मिलेगा शायद, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी वो काफ़ी दुखी थे और उन्हें इंडिया नहीं पसंद आया। तीसरा ट्रैवल जो मेन, ये 3 ट्रैवलर्स के अलावा जो ट्रैवलर्स के बारे में बताया, अब हम फिर वापस आ जाते हैं अपने मेन 3 ट्रैवलर जो इस चैप्टर में हम कर रहे हैं। थर्ड वॉज फ्रांसुआ बर्नियर। फ्रांसुआ बर्नियर आए थे फ्रांस से। यहाँ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे द यूरोपियन ट्रैवलर्स। अभी तक हम एशियन ट्रैवलर्स की बात कर रहे थे, ये जितने भी आए थे वो एशिया से आए थे। अब हम यूरोप से आने वाले ट्रैवलर्स के बारे में बात करेंगे, जिनका एक जो फ्रांसुआ बर्नियर जिनकी केस स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे, उसके अलावा हम और ट्रैवलर्स के बारे में मेंशन करेंगे। पहला था पोर्चुगीज़ हु केम। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 1500 CE में, कॉमन एरा में, पोर्चुगीज़ आके गोवा में सेटल हो गए थे। उसके बाद उनके साथ जो ट्रैवलर्स आए उसमें एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था जिसने इंडिया के सोशल कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा था। उसका नाम था जेसुइट रबेतो नोबिली। जेसुइट कौन होते थे? जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, उनको कहा जाता था, जो रिलीजन के प्रचार और प्रसार के लिए जगह जगह जाया करते थे। और इन्होंने क्या किया था? ही ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। अगेन यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे उन्होंने यहाँ की भाषा सीखी होगी, फिर टेक्स्ट को पढ़ा होगा और उसको उन्होंने अपनी भाषा में, यूरोपियन लैंग्वेजेस में इन्होंने ट्रांसलेट किया। और किसके बारे में? यहाँ के रिलीजियस, क्योंकि प्रीस्ट थे तो उनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते होंगे, तो उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस और सोशल कस्टम्स के बारे में लिखा। क्या नाम था इनका? जेसुइट रबेतो नोबिली। सेकंड थे दुआर्ते बारबोसा, वो ट्रैवलर थे और उन्होंने डिटेल अकाउंट किसका लिखा है? ट्रेड का और सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी। कहाँ का? साउथ इंडिया का, दुआर्ते बारबोसा नाम के ट्रैवलर ने। थर्ड थे जान बाप्टिस्ट तावर्नियर, ये थे फ्रेंच ज्वेलर थे ये, और ये 6 बार इंडिया आए थे। और इसके पहले अ नंबर ऑफ डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रैवलर्स केम टू इंडिया इन 1600। काफ़ी लोग आए थे यूरोप से, काफ़ी लोग का आना जाना था। तो जान बाप्टिस्ट तावर्नियर जो थे वो फ्रेंच ज्वेलर थे और फ्रेंच ट्रैवलर थे। उन्होंने क्या लिखा है? ट्रेडिंग कंडीशंस इन इंडिया के बारे में लिखा। फिर उन्होंने इंडिया को ईरान से और टर्की से, यानी ऑटोमन एम्पायर से कंपेयर किया। उसके बाद एक और ट्रैवलर आया जिनका नाम था मनुची। मनुची जो थे वो इटालियन डॉक्टर
माने जाते हैं, और वो इंडिया में सेटल हो गए। ही नेवर रिटर्न टू यूरोप। नाउ और यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए, जो आपके ये सब जितने भी आपके नाम हैं, ये 1 मार्कर का पे आ सकते हैं आपके, या 3 मार्कर्स में अदर विजिटर्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया अदर देन फ्रांसवा बर्नियर के ऊपर आ सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2 विजिटर्स जो थे वो इंडिया से यूरोप गए थे 1750 में। विजिटर्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप इन 1750, एक थे शेख इतिस्मुद्दीन और दूसरे थे मिर्ज़ा अबू तालिब। और इन दोनों ने जाके, इनका बहुत अच्छा रोल रहा है, इन दोनों ने जाके जो यूरोपियंस जो आए थे इंडिया में, और उन्होंने बर्नियर जैसे यूरोपियंस जिन्होंने इंडिया की गलत रिपोर्टिंग की थी यूरोपियन नेशंस के को, उनको कॉन्फ्रॉन्ट किया, उनके अगेंस्ट में लिखा। तो दे कॉन्फ्रॉन्टेड द रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ यूरोपियन राइटर्स लाइक बर्नियर। ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इन 2 ट्रैवलर्स का माना जाता है, शेख इतिस्मुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तालिब। अब आते हैं हम फ्रांसवा बर्नियर के एक्सप्लेनेशन पे। हु वॉज फ्रांसवा बर्नियर? ही वॉज अ फ्रेंच डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। उनको फ्रेंच डॉक्टर माना गया है, पॉलिटिकल फिलोसोफर माना गया है और हिस्टोरियन माना गया है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री इंडिया के बारे में लिखा था। वो कब आए थे? वो मुग़ल एम्पायर जब यहाँ पे था, पीक पे शाहजहाँ का रूल था, उस समय आए थे। 12 साल इंडिया में रहे थे, 1656 1656 से लेके 1668 यानी 1668 तक रहे थे। और किससे जुड़े हुए थे? शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा शिको के फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर थे। और उनकी दोस्ती किससे थी? एक इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट था आर्मेनियन शाहजहाँ के दरबार में, जिसका नाम था दानिशमंद खान। इनसे बहुत अच्छी इनकी दोस्ती हो गई थी फ्रांसवा बर्नियर की। दोनों शाम को एक साथ बैठ के काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया करते थे। अगर आप सोर्स 4 देखें तो आप पाएंगे कि फ्रांसवा बर्नियर जो था उसने मुग़ल कोर्ट में उसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, और वो काफ़ी ट्रैवल करता था मुग़लों के साथ। कहाँ कहाँ ट्रैवल करता था? वॉर पे जब ये लोग जाते थे तो उनके साथ जाता था, हंटिंग पे जाते थे तो उनके साथ जाता था काफ़ी। लेकिन वो क्या था? ही कंपेयर्ड इंडिया विद यूरोप। ही ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड इंडिया। सब घूमता था, उन्हीं के यहाँ रहता था, उन्हीं का खाता था, लेकिन उसने क्या किया था? इंडिया के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें लिखी थी। ही क्रिटिसाइज्ड इंडिया लाइक एनीथिंग। और उसने अपने काम को, अपने टेक्स्ट को, अपनी किताब जो उसने लिखी थी, उसको किसको डेडिकेट किया था, किसके लिए लिखा था? लुई 14 जो 14th सेंचुरी में फ्रांस का राजा था, किंग था, उसके लिए लिखी थी किताब, या उसको उसने डेडिकेट करी थी किताब। और उसने काफ़ी चिट्ठियाँ भी लिखी थी इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बर्नियर ने काफ़ी क्रिटिसिज्म लिखा इंडिया को काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश करी यूरोप के आइज़ में या यूरोप के सामने, लेकिन अपने स्टेटमेंट को उसने कई जगह कॉन्ट्राडिक्ट किया है। अपने उसके विरोधाभास दिखते हैं अपने उसके स्टेटमेंट में। जैसे अगर आप सोर्स 4 देखें, वो एग्जाम्पल 1 है। सोर्स 4 में बर्नियर ने अब खुद लिखा है कि किस तरह से उसका स्वागत किया गया था मुग़ल कोर्ट में एज अ विज़िटर। ऑल लैविश अरेंजमेंट डन बाय मुगल्स फॉर अ विज़िटर। और यूरोप में बर्नियर के राइटिंग का पॉपुलर होने का रीज़न अगर आपसे पूछा जाए तो इसको 2 पॉइंट्स में आप बता सकते हैं, कुछ पॉइंट्स में। पहला तो ये कि उसने जो भी लिखा उसको इंडिया के बारे में, अगेंस्ट इंडिया जो भी बुरी बातें लिखी, उसको यूरोप में किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने कॉन्फ्रॉन्ट नहीं किया। और उसके बाद दूसरा, हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670-71 एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन इन नेक्स्ट ईयर। तो इतने ज़्यादा भाषाओं में इसकी जो किताब थी उसको लिखा गया कि ये अपने आप ही अगले 5 सालों में पॉपुलर हो गया। कौन कौन सी भाषाओं में? इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन भाषाओं में इसकी बुक जो फ्रेंच भाषा में लिखी थी इसने, वो पॉपुलर हो गई।
और अरेबिक और पर्शियन वर्जन जो था वो सर्कुलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सर्कुलेट हुआ, और उसको 1800 के पहले तक पब्लिश नहीं वो हो सका था। यानी whereas the Arabic and Persian version of any text were circulated as manuscript and not published before 1800। इसलिए क्योंकि वो उसके 1800 से पहले अरेबिक और पर्शियन वर्जन जो था इंडिया के बारे में वो नहीं पब्लिश हुआ था, इसलिए यूरोप में ये मान्यता थी कि इंडिया कैसा ऐसा देश है जो फ्रांसवा बर्नियर ने एक्सप्लेन किया था उसके क्रिटिसिज्म में। Till now we have studied about the background of travelers who came to India at various point of time। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तीनों ट्रैवलर्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में जो इंडिया समय समय पर आए थे। अब एक एक करके हम इनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को मेन इशू की तरह उठाएंगे, यानी इन्होंने जिस ऑब्जर्वेशन के बारे में स्पेसिफिकली लिखा है उसके बारे में हम वन बाय वन पिकअप करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। एल बेरूनी का जो मेन पॉइंट इंडिया के बारे में जो मेन स्टडी थी वो थी पहली कास्ट सिस्टम और दूसरी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंडियन लैंग्वेज। ये दो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। पहला उसने इंडिया के कास्ट सिस्टम वर्णा सिस्टम के बारे में लिखा और दूसरा इंडियन लैंग्वेजेस को सीखने की और समझने की कोशिश करी। इब्न बतूता का जो फील्ड था वो ज़्यादा वेरिड था। उसने यहाँ की हर एक अनफेमिलियर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया। जैसे अगर आप अपने इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में देखें तो पान और नारियल के जो स्वागत के रूप में यूज़ होता था इंडिया के कल्चर में, इंडियन कल्चर में, उसके बारे में भी उसने पॉइंट आउट किया है। फिर उसने इंडियन सिटीज़ के बारे में लिखा है। उसने दिल्ली के बारे में और दौलताबाद के बारे में काफ़ी एलाबोरेट लिखा है कि कितने प्रोग्रेसिव, कितने फुल ऑफ लाइफ और कितने प्रॉस्पर सिटीज़ थे ये। उसके बाद इसने यहाँ के इब्न बतूता ने इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम की खूब बड़ाई की है और खूब अच्छा उसके बारे में लिखा है। और उसने एक और पार्ट लिया है जो इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आप कह सकते, दैट वाज स्लेवरी। उसने यहाँ जो दास प्रथा थी या स्लेवरी सिस्टम था उसके बारे में भी लिखा है। फ्रांसवा बर्नियर ने मेनली 3 चीज़ों के बारे में लिखा है। पहला जो उसका मेन फोकस था वो था कंपैरेटिव स्टडी की है उसने मुग़ल और यूरोप के बारे, मुग़ल्स में और यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे, यूरोपियन टेरिटरीज़ के बारे में, और उसमें मुग़ल को हमेशा उसने कोशिश की है नीचा दिखाने की। दूसरा उसने सती प्रथा के बारे में लिखा और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन और ड्यूरिंग दैट टाइम के बारे में लिखा कि वुमेन का क्या पोजीशन था इंडियन सोसाइटी में। और थर्ड उसने लिखा है यहाँ के इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, कारखाना के बारे में और यहाँ के लैंड सिस्टम के बारे में। तो मेनली you will be studying all this regarding the travelers। Let's start with एल बेरूनी। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड एल बेरूनी डिस्क्राइब संस्कृत लैंग्वेज। इसमें उसने और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका एल बेरूनी का जो स्टडी है वो हमारा ट्रैवलर्स का फर्स्ट पार्ट हो गया केस स्टडी में। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, हाउ डिड एल बेरूनी डिस्क्राइब संस्कृत लैंग्वेज, और सेकंड है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड एल बेरूनी फेस इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन लैंग्वेजेस, कस्टम्स एक्सेट्रा। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हाउ डिड ही ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। यानी सबसे पहले उसने संस्कृत की भाषा को किस तरह से डिस्क्राइब किया अपने वर्ड्स में। दूसरा, इंडिया के लैंग्वेज को और कस्टम को समझने में उसको क्या क्या दिक्कतें पेश आई। और तीसरा, इन सारी दिक्कतों को या इन सारी परेशानियों को उसने कैसे दूर किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ अबाउट संस्कृत। तो एल बेरूनी के हिसाब से संस्कृत जो है इज़ एन एनॉर्मस लैंग्वेज इज़ ऑफ एनॉर्मस रेंज। संस्कृत की जो रेंज है, जो उसके अंडरस्टैंडिंग की जो रेंज है या उसके जो पूरा फैलाव जिसको कहा जाता है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी भाषा है। दूसरा, बोथ इन वर्ड्स एंड इट्स यूसेज इट इज़ वेरिड, यानी काफ़ी सारे इसमें एलैबोरेट डिस्क्रिप्शंस हैं। तीसरा, अ ह्यूज रेंज ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम, एक ही शब्द के लिए काफ़ी सारे पर्यायवाची हैं, काफ़ी सारे उसमें एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, मैनी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। एक वर्ड के सेम मीनिंग भी हो सकते हैं, एक वर्ड के कई और वर्ड्स हो सकते हैं। और
इस वजह से उसने ये पाया कि वो डिफरेंट था अरेबिक और पर्शियन से। यानी संस्कृत अकॉर्डिंग टू एल-बेरूनी इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज। अब जो प्रॉब्लम्स एल-बेरूनी ने फेस की, जो बैरियर्स इसने, सबसे पहला बैरियर उसका लैंग्वेज का ही था। तो अब 3 एंड आइडिया एंड कॉन्सेप्ट आपने इसमें लिखना है, इसमें लैंग्वेज के रिलेटेड, दैट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट, जो उसने पाया। उसके बाद क्योंकि इसमें एंटोनिम सिनोनिम थे, उसको समझ नहीं आती थी, अरेबिक पर्शियन से बिल्कुल अलग था, रेंज बहुत ज़्यादा था। किसी एक वर्ड को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसमें देखना पड़े उसके कितने सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। फिर उसके बाद उसने क्या पाया, डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। इतने तरह के यहाँ पे बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थे कि उसको समझने में उसको प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हिज एब्जॉर्प्शन इन इंडियन सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी ने उसको कैसे रिसीव किया, उसमें भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम आई। क्योंकि वो बिल्कुल नए देश से आया था, दूसरे देश से आया था, और लोगों ने उसको किस तरह से ट्रीट किया ये भी उसने थोड़ा लिखा है। उसके बाद इन चीज़ों को उसने सॉल्व कैसे किया, इन प्रॉब्लम्स को, हाउ डिड ही टैकल दीज प्रॉब्लम्स। उसको पता था कि वो नई जगह पे आने वाला है, तो वो तैयार था, ही वॉज प्रिपेयर टू फेस द एलियन वर्ल्ड। उसको पता था कि मैं बिल्कुल अलग कल्चर में जा रहा हूँ, तो उसको कभी ये परेशानी नहीं हुई कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जानता था कि जो भी होगा मेरे देश से या उसके अपने देश से बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके बाद दूसरा है, ही डिपेंडेंट ऑन इंडियन टेक्स्ट ऑफ ब्राह्मणाज, फॉर एग्जाम्पल वेदास, पुराणाज, मनुस्मृतिज एक्सेट्रा, टू अंडरस्टैंड एंड राइट अबाउट इंडियन सोसाइटी। सबसे आसान उसने जो तरीका अपनाया वो ये था कि भारत की सभ्यता के बारे में या भारत के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सोसाइटी के बारे में लिखने के लिए उसने किसका सहारा लिया, यहाँ के वेद, पुराण और मनुस्मृति का सहारा लिया, जिससे उसको बिल्कुल आसान हो गया भारत के सोसाइटी को, इंडिया के सोसाइटी को जानने में। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है एल-बेरूनी के बारे में कि एल-बेरूनी, हाउ डिड एल-बेरूनी एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। एल-बेरूनी को हम डिफरेंट अगर फेजेस में पढ़े तो पहला तो उसने लैंग्वेज को कैसे किया, और दूसरा जो उसने प्रॉब्लम था उसका क्या, कास्ट सिस्टम, हाउ डिड ही अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। एल-बेरूनी ऑल्सो बिलीव्ड इन कंपैरिजन्स, लेकिन उसके कंपैरिजन्स जो थे वो बर्नियर की तरह नेगेटिव नहीं होते थे, पॉजिटिव होते थे। तो उसने क्या किया, अपनी सोसाइटी जहाँ से वो आया था वहाँ उसने इंडिया के कास्ट सिस्टम के पैरेलल्स को ढूंढना शुरू किया। यानी उसने ये कहा कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, अलग अलग उसके लेवल्स हैं सोसाइटी के, हमारे पर्शिया में भी 4 सोशल कैटेगरी है, और उसने उसके बारे में लिखा। एंड ही क्लेम्ड दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया। कास्ट सिस्टम जैसा जो सिस्टम है, सोशल डिफरेंस का जो सिस्टम है, वो इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, वो और देशों में भी है। लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज़ लिखी जो थोड़ा इंडिया के कल्चर से डिफरेंट थी, वो ये था, ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इस्लाम हैड इक्वालिटी डिफरिंग ओनली इन पेटी डिवोशन टू रिलीजन। उसने ये कहा कि लेकिन इस्लाम जो रिलीजन है वो बराबरी की बात करता है, उसमें डिफरेंस नहीं है। उसने एक और चीज़ को नेगेट किया। उसने एक तो ये इस्लाम के बारे में कहा कि वो इक्वालिटी को मानता है, दूसरा उसने ये कहा कि जो नोशन ऑफ पोल्यूशन था यहाँ के रिलीजन में, इंडिया के सिस्टम में, कि कास्ट सिस्टम में, नॉट वन, even the lowest strata is polluted, there is always a scope of change, that is social pollution in caste was contrary to law of nature। उसने ये कहा कि यहाँ के कास्ट सिस्टम में जो कहा पोल्यूटेड होने का मतलब है, यानी जो आउटकास्ट होता है या अनटचेबल होता है उसको पोल्यूटेड माना जाता है, वो गलत है, क्योंकि वो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। और इसमें आपका एग्जाम्पल आपका राइजिंग सन का और इस सबका दिया हुआ है, आप प्रेफर कर सकते हैं सोर्स 5 पे, यू कैन रीड इट केयरफुली। इसका एक और ऑब्जर्वेशन था दैट कास्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी रिजिड एज मेंशन्ड इन टेक्स्ट। उसने जो भी पुराण या मनुस्मृति या वेद पढ़े थे, जो भी कुछ पढ़ा था उसने, पुराण पढ़े थे, उसमें जो इंडिया के मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट में जितनी रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम था वैसा उसने वहाँ पे नहीं पाया इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव एन एग्जाम्पल, उसने एक जाति के बारे में
अंत्यजा एक जाति थी जो कि आउटसाइड या बॉर्न आउटसाइड द कास्ट सिस्टम या कास्ट या एक तरह से अनटचेबल, ये लोअर कास्ट के माने जाते थे। वो क्या थे? वो लेबरर थे जो ज़मींदार थे उनकी ज़मीनों पे, और ज़मींदार के ही एरिया में रहा करते थे, जबकि वो सोशली ऑप्रेस्ड क्लास थे। यानी जिनकी ज़रूरत होती थी उन्हें इंक्लूड करके रखा जाता था अपने सोशल सिस्टम में। तो विच मीन्स कि एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो इकोनॉमिक नीड। अगर आपको अपने इकोनॉमी को, अपने ट्रेड को या अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो यू आर इंक्लूडिंग एवरीवन हु इज़ रिलेटेड टू द पार्ट। अब आते हैं हम इब्न बतूता के केस स्टडी पे। इब्न बतूता के केस स्टडी में सबसे पहला क्या था? इब्न बतूता अराइव्ड इन इंडिया इन 14th century and he Delhi, which was a part of global network of communication from China to Northwest Africa and Europe. ये पूरा ट्रेड का चेन था पूरा दिल्ली में, चाइना इन ईस्ट से लेके वेस्ट में यूरोप और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। उस ज़माने में ये इंडिया आया था और उसने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के बारे में लिखा है, विच वॉज अरेबिक, पर्शियन एंड टर्किश, एंड ही हैड हर्ड स्टोरीज एक्सेट्रा अबाउट इट। उन्हें काफ़ी कहानियाँ सुनी हुई थी। सोर्स 6-7 अगर हम देखें तो उसमें आप पाएंगे कि ही हैज़ हाईलाइटेड अनफेमिलियर लाइक कोकोनट एंड पान, जो मैंने आप पहले एक्सप्लेन किया, टू मेक हिज ट्रैवलॉग इंटरेस्टिंग। तो इब्न बतूता का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि उसने अपना ट्रैवलॉग जो है, जो उसने अपनी यात्रा का विवरण है या वृत्तांत जिसको कहते हैं, यात्रा वृत्तांत, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखा है। सो क्यों? क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उसने पॉइंट आउट किया है, विच यू कैन रीड इन सोर्स 6 and 7। उसके बाद ही फाउंड दिल्ली एंड दौलताबाद वेरी एक्साइटिंग, फुल ऑफ लाइफ। उसने एक्सप्लेन किया है अपने ट्रैवलॉग में कि दिल्ली और दौलताबाद जो था काफ़ी रिच था, काफ़ी प्रॉस्पर था, काफ़ी एक्साइटिंग था, बड़ी हैपनिंग सिटी थी, काफ़ी चीज़ें होती रहती थी। ये आप पाएंगे सोर्स 8 और 9 में कि इन सिटीज़ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, ट्रेड था, मार्केट था, कल्चरल इवेंट्स होते थे, और एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी जहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहा करते थे, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, आइडिया, सब कुछ होता था। इसमें टाउन्स के बारे में अगर ऑब्जर्वेशन देखें इब्न बतूता का तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। पहला उसने लिखा कि दिल्ली और दौलताबाद जैसे जो टाउन्स थे वो बहुत प्रॉस्परस, यानी काफ़ी अमीर थे, रिच थे और तरक्कीशुदा थे। सेकंड, उसने एग्रीकल्चर वाज वेरी प्रोडक्टिव ड्यू टू सॉइल फर्टिलिटी। उसने लिखा है कि सॉइल इतना फर्टाइल था इंडिया का कि दो फसला जिसको कहते हैं, या 2 क्रॉप्स अ ईयर उगाया जाता है यहाँ पे। थर्ड, उसने लिखा कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है वो, उसमें इंटर एशियन ट्रेड नेटवर्क काफ़ी फैला हुआ है, यानी इंडिया का जो ट्रेड है वो काफ़ी मुल्कों से, जो मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब किया कि फ्रॉम चाइना टू नॉर्थ अफ्रीका टू यूरोप, पूरे में ट्रेड फैला हुआ है। फिर उसका ऑब्जर्वेशन था कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं, जो इंडिया में बनने वाली चीज़ें हैं, वो काफ़ी डिमांड में इन सारी जगहों पे। उसके बाद उसने टेक्सटाइल के बारे में लिखा कि इंडियन टेक्सटाइल जो थी, कॉटन, सिल्क, ब्रोकेड या मसलिन, ये सारी जो थी ये काफ़ी पॉपुलर थी इन सभी देशों में, यूरोप से लेके चाइना तक के सभी देशों में ये सारी टेक्सटाइल, जो इंडियन टेक्सटाइल थी, उसके लिए काफ़ी क्रेविंग होती थी, लोग काफ़ी उसके ऊंचे दामों में उसको ख़रीदते थे और वो काफ़ी पॉपुलर थी। इसमें उसने मसलिन के बारे में लिखा है कि काफ़ी महंगा मिलता था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, और सिर्फ उस ज़माने के जो अमीर लोग थे उसको पहना करते थे, यानी जो फाइन कॉटन जिसको कहा जाता है, मसलिन मतलब। उसके बाद उसने सोर्स 10 अगर आप देखें तो इब्न बतूता ने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में लिखा है। इसमें उसने 2-3 काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं। पहला कि ऑल ट्रेड रूट्स हैड इन्स एंड गेस्ट हाउस, जितना भी ट्रेड रूट था पूरे रास्ते उसमें सराय बने हुए थे, धर्मशालाएं बनी थी, जहाँ पे जो व्यापारी थे या जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रैवल करते थे, ट्रेडर्स, वो रुक सकते थे, रात होने पर रेस्ट कर सकते थे, खाने पीने को वहाँ अच्छे से मिलता था। पोस्टल सिस्टम जो था सोर्स 10 में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा था इंडिया का पोस्टल सिस्टम। और इसमें पोस्टल सिस्टम के कौन से 3 में सबसे बड़े फ़ायदे थे? एक तो
मर्चेंट्स को वो आराम देता, अलाउ करता था टू सेंड इंफॉर्मेशन, मर्चेंट्स भेज सकते थे। फिर क्रेडिट को रिमिट करने के लिए, उसको जमा करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए काफ़ी दूर तक कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता था। फिर शॉर्ट नोटिस पर अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, उसमें भी फ़ायदा होता था, उसमें भी हेल्प करता था कम्युनिकेशन सिस्टम। और इतना फास्ट था कि कई बार अगर सुल्तान को ज़रूरत होती थी तो विद इन 5 डेज़ इंफॉर्मेशन जो जासूस थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया करते थे। पेज 129 में अगर बॉक्स में देखें, अब्दुल रज़ाक समरकंदी इन 1440 में उसने डिस्क्राइब किया है 2 जगहों में। केरला जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, और उसने फिर टेम्पल के बारे में लिखा है मैंगलोर के, जिसको काफ़ी उसके क्राफ्टमैनशिप को या उसकी कलाकृति को काफ़ी उसने प्रेज़ किया है, उसकी प्रशंसा की है। और उसने वहाँ के गोल्ड की मूर्ति यानी सोने की मूर्ति की भी काफ़ी प्रशंसा की है। तो ये भी एक अदर देन द कम्युनिकेशन ऑफ सोर्स 10 आप अगर देखें तो इसको दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।